फ्रेंड्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और हमने स्टार्ट कर रखा है ऑडिट। ये हमारा इस पर दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन कहता है अंकेक्षण से तात्पर्य है। ऑडिटिंग मीन्स, तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग क्या होता है। लेखा पुस्तकें तैयार करना, तो अकाउंट्स बनाना तो ऑडिटिंग नहीं हो सकता। तलपट बनाना, तो ट्रायल बैलेंस बनाना भी आपके अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, तो ये भी ऑडिटिंग नहीं हो सकता। लेखा पुस्तकों की जांच करना, तो ये तो बड़ा सरल सा ऑप्शन हुआ, यही आंसर है। लेखों में समायोजन भी होते हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट करना भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो ऑडिटिंग होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं उनकी जांच करना कि वो प्रॉपर तरीके से बने हैं या नहीं हैं, और हमारा P&L सही प्रॉफिट दिखाता है या नहीं, और हमारी बैलेंस शीट सही पोजीशन दिखाती है या नहीं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। आराम से भाई, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं तो उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की, प्रबंध की, अंकेक्षण के स्टाफ की, केंद्रीय सरकार की। तो देखिए, अकाउंट्स चूंकि मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं या मैनेजमेंट बनवाता है, तो उन्हीं की प्राइमा फेसी पहली मूलभूत जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो अकाउंट्स ढंग से बनाएं और उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें। ऑडिटर तो ये सुनिश्चित करेगा कि सारी मटेरियल चीज़ें आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, वो तो बाद में उसको जांचेगा और जांचने के आधार पे अपनी ओपिनियन देगा। बाद में अपन ओपिनियन वाला टॉपिक देखेंगे, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या क्लीन रिपोर्ट देगा, जैसा भी देगा। तो ऑडिटर तो उसकी जांच करेगा, लेकिन पर्याप्त प्रकटीकरण की जो मूलभूत जिम्मेदारी होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस वर्ड को देखिए आप, एडिक्वेसी। भाई आपने एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में चीज़ें डिस्क्लोज की हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ऑडिट और ऑडिटिंग स्टाफ बाद में आते हैं, तो मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। और बहुत अच्छा क्या रहेगा बेटा, बेटा यहाँ जो भी आप बड़े हैं तो जो भी हैं, बहुत अच्छा क्या रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद आंसर लगाइए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और सुनने के बाद तो ठीक है, सुन ही लेना अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन खुद लगाइए क्वेश्चन, ज़्यादा मज़ा आएगा। अंकेक्षण के लाभों में शामिल नहीं है। अब जब ये कहता है लाभों में शामिल नहीं है और 4 ऑप्शन देता है, इसका मतलब ये है कि 3 तो इसके लाभों में शामिल हैं और एक कोई है कि लाभ में शामिल नहीं है। तो बाहरी व्यक्तियों का विश्वास, तो ये बात सच है कि जब ऑडिट हो जाती है तो बाहर के लोग लाइक क्रेडिटर, बैंकर्स, इन्वेस्टर, वो विश्वास कर पाते हैं, तो ये तो लाभ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाभ है। ऋण सुविधा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे और आप अपने अकाउंट्स लेके जाएंगे, तो एक होते हैं अकाउंट्स और एक होते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। तो बैंक वाले ऑडिटेड अकाउंट्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट बंदे ने उसको चेक कर लिया होता है, तो लोन लेना मच ईजियर होता है। तो ऋण सुविधा भी मिलती है, तो ये भी इसका लाभ है। नैतिक नियंत्रण, बिल्कुल आपके जो कर्मचारी हैं जिस मैनेजमेंट के तहत वो काम करते हैं, उनको चूंकि पता होता है कि साल के एंड में ऑडिट होगा, कहीं कहीं तो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, पूरे साल ही ऑडिट होता रहता है, तो उनको ये थोड़ा सा तो डर होता है। एक मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में टीचर आते ही नहीं है, और एक क्लास में टीचर रेगुलर आते हैं या प्रिंसिपल सर सडन सरप्राइज चेक करते रहते हैं, तो क्या होगा, डर बना रहता है। ठीक है, तो एक डर से, तो डर तो नहीं कहेंगे इसे, नैतिक दबाव या नैतिक नियंत्रण कहेंगे। अगर ऑडिट होती है तो कर्मचारियों में एक डेफिनेट एक मॉरल प्रेशर तो होता ही है कि नहीं, कोई जांच करने के लिए आ सकता है और गड़बड़ हो गई तो पेनल्टी भी लग सकती है। अब ये तीनों तो इसके लाभ है, तो चौथा इसका आंसर हो ही गया, पर फिर भी व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य का प्रमाणन नहीं, तो ये बड़ा भारी वर्ड है। देखिए अब आप थोड़ा समझना, मान लीजिए कि एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था ने मशीन खरीदी, ठीक है, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा कि मशीन का बिल है या नहीं, मशीन वास्तव में संस्था के अधिकार में है या नहीं, मशीन की जो ओनरशिप है वो हमारे पास आ गई है या नहीं, उसकी जो प्रॉपर पेमेंट है वो हो गई है या नहीं। देखिए, ऑडिटर ये सब जांच कर सकता है, लेकिन ऑडिटर ये नहीं देख सकता कि उस मशीन की ज़रूरत संस्था को थी भी या नहीं। ठीक है, मशीन है तो वो मशीन के इर्द गिर्द तो चीज़ों को देख सकता है, उसकी बिलिंग, उसका पेमेंट, उसका होना, वो सब वो देख सकता है, लेकिन संस्था को मशीन की ज़रूरत थी भी या नहीं, या क्या मशीन कहीं और से ली जा सकती थी, या मशीन का कोई ऑल्टरनेट हो सकता था,
ये सब बातों पे ऑडिटर विचार नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं ऑडिटिंग की लिमिट है, ऑडिट वहाँ तक रीच नहीं करती। ऑडिट कई बार फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी देखती है, इस तरह की ऑडिट भी होती है, पर जनरली ऑडिट किसी चीज़ की प्रूडेंस को, किसी चीज़ के को जस्टिफाई नहीं करती कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अनलेस उस ऑडिटर से ये पूछा गया हो, मांगा गया हो। तो जो नो सर्टिफिकेशन ऑफ कमर्शियल प्रूडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन तो देखो मैनेजमेंट ही करता है और ऑडिटर केवल उसकी जांच करता है कि हुआ या नहीं। अब वो होना भी था या नहीं था, इसकी वो जांच नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं ये चौथी वाली जो थी वो अंकेक्षण की मर्यादा थी। और अगला क्वेश्चन कहता है, ये 14वां क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले हमारा पहला वीडियो बन चुका है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, और 10-10 क्वेश्चन करके ही मैं बनाऊंगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 चल रहा है। अंकेक्षण अभ्यास परिषद का नाम बदलकर डैश डैश कर दिया गया है। आश्वासन अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, अंकेक्षण बोर्ड, अंकेक्षण प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद करने जैसे ही क्वेश्चन है। तो अब जो नाम चल रहा है वो है AASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड। यूँ समझिए कि जैसे अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी तरह ऑडिट कैसे की जाएगी इसके लिए एसेज होते हैं। उल्टा कर दिया, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स होते हैं। तो एसेज कौन बनाएगा? तो एसेज बनाने का काम ICAI करेगा। ICAI जो अपना सबसे मेन अकाउंटिंग बॉडी है, सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो बनाएगा। अब ICAI ने इसके लिए APC का गठन किया, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी, अंकेक्षण अभ्यास परिषद का गठन उन्होंने किया। क्यों किया? ताकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाए जा सके। बरोबर। ये कब गठन हुआ? ये 1982 में हुआ, और 20 साल के बाद इसको रीनेम किया गया, और इसका रीनेम कर दिया गया जुलाई 2002 में, और इसका नाम रखा गया AASB। तो बस बात यही है, आपको जैसे एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट होते रहे हैं। पहले जो APC होता था, ठीक है, आपका ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी होता था, उसका नाम AASB कर दिया गया है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। 1982 में उसका गठन हुआ और 2002 में उसको रीनेम किया गया। इनका कार्य था SAPs को बनाना, और इनकी जो ओरिजिनेटिंग या कहें पेरेंटिंग बॉडी है वो है ICAI। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, किसी को लगेगा सर आंसर बताओ नक्की करो, नहीं, मुझे नहीं करना वैसे। मैंने जो अभी बोला, अगर आप इसको सुनेंगे तो कम से कम आप 5 या 6 MCQ निकाल पाएंगे, और यही मेरा पर्पस है कि आप, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि ये सेम का सेम क्वेश्चन आए, आजू बाजू से आ गया तो क्या करोगे। उसके बाद है स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य से संबंधित अंकेक्षण माने गए। अब ये जस्ट मैंने इसलिए दिया है कि कभी कभी किस्मत खराब होती है तो बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन या बहुत अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही माना जाता है। क्योंकि अगर देखो, अगर आप CA वगैरह की तैयारी कर रहे होते तब तो ये वहाँ का बहुत बेसिक क्वेश्चन होता, लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट या फर्स्ट ग्रेड लाइक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक बेसिक ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक टफ क्वेश्चन है कि आप बताइए कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिट है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको बताने वाला ऐसे कौन सा है। तो अभी तो चलो मैं इसको याद करके आया हूँ, आपको भी याद करना है कि इसका है ऐसे 200। एक्चुअली ये सबसे फर्स्ट ऐसे है। आप यूँ भी समझिए, कई बार क्या होता है, जस्ट वो चेक करने के लिए जो एग्जामिनर वो चेक करने के लिए इस बंदे को, जो बंदा बैठा है, एस्पिरेंट बैठा है, उसे ऐसे इसके बारे में पता भी है क्या ये फर्स्ट ऐसे भी देख के आया है क्या। तो मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे 34-35 ऐसेज याद करो, आप तो 5 या 10 ऐसेज जो आपको राजी खुशी याद हो जाए, मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में देता रहूँगा एक, तो आप वो 5-10 ऐसेज के नाम याद कर लें, काफ़ी रहेगा। तो ऐसे 200 ये बताता है, अभी किस बारे में बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके क्या नियम होते हैं, उसके बारे में ऐसे 200 बताता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन देने का एक और मकसद था, ये ऐसे 210, 220, 230 ये भी हैं, कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे है, कोई किस चीज़ पे है, कोई ऑडिट एविडेंस पे है। तो जैसे कानून में धाराएं होती है ना, कि मर्डर करने पे कौन सी धारा लगेगी, चोरी करने पे कौन सी धारा लगेगी, उसी तरह अगर अंकेक्षण का उद्देश्य समझना हो तो आपके ऊपर ऐसे 200 अप्लाई कर होगा, आपको देखना है तो वहाँ से जाके आप नियम देख सकते हैं। क्वेश्चन देने का मकसद ये था, जरा आप इस स्लाइड को देखिएगा। तो इस तरह से विकास होता रहा है। पहले जो स्टैंडर्ड्स आए उनका नाम था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस, ये नाम था। पहले नाम
SAPs था। फिर जब मैंने बताया ना वो AASB का गठन हुआ, तब इनका भी नाम चेंज कर दिया गया और इनका नाम कर दिया गया AAS। तो ये तो बड़ा आसान है, वही सेम नाम है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बोर्ड हटा दो तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो उसके बाद बीच में नाम कर दिया गया AAS, AAS है ना। और अब जो शॉर्ट में नाम चलता है वो है एसेस। और एसेस को भी अगर आप और क्लासीफाई करोगे और उसका वर्गीकरण करोगे, रिक्लासीफाई करोगे, तो इस तरह के नाम आएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ एस है उसका मतलब है स्टैंडर्ड, तो ये है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये एस का मतलब स्टैंडर्ड है, और क्यू का मतलब, QC का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। ये एस का मतलब स्टैंडर्ड है, और RE का मतलब है रिव्यू इंगेजमेंट्स। ये SAE है, यहाँ पे अगेन ई का मतलब इंगेजमेंट से है, और आपका ये है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। और ये SRS है, ये है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो एसेस को भी फर्दर इस तरह से क्लासिफाई किया है कि सर ये है क्या एसेस, ये है आपकी नियमावली। ऑडिट करते समय CA को भी तो पता होना चाहिए कि कौन से नियम है, या वो पथ प्रदर्शिका, मतलब पता तो होना चाहिए, गाइडेंस नोट, कि भाई कैसे ऑडिट करनी है, क्या मेरा अधिकार है, क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी लायबिलिटी हो सकती है। तो इसको बताने के लिए रूल बुक है। वो रूल बुक होती है एसेस, जिसके नाम चेंज होते रहे हैं। पहले नाम था SAPs, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। फिर नाम हो गया AAS, और अभी जो वर्तमान में नाम चल रहा है वो ये है। तो इसीलिए अभी आपने पढ़ा ना SA 200, ऐसे ही है SA 210, SA 220, इस तरह से सीरीज़ बनी हुई है। 200 की सीरीज़ है, फिर 300 की सीरीज़ है, इस तरह। थोड़ा टफ लगा होगा, बट थोड़ा तो अलग होना ही चाहिए ना। हमेशा वो घिसे पिटे ऑडिटिंग के क्वेश्चन देख रहे होंगे आप बहुत जगह, तो थोड़ा थोड़ा तो नया मिलना चाहिए फ्लेवर। और देखते हैं अभी, है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, इस तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए, अबाउट दैट। और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको
पूरे पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ अपन। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का लाभ नहीं है? तो वापस ये उसी तरह का क्वेश्चन ये थोड़ी देर पहले आया था। इसमें भी इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो लाभ हैं और एक कोई है जो लाभ नहीं है। ये मालिकों के लिए संतुष्टि प्रदान करता है, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में इसीलिए है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप देखिए, और मैं तो फिर कहूँगा एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद लगाइए क्वेश्चन। ये ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। मैंने पहले भी कहा कि बैंक वाले ऑडिटेड अकाउंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। यह लागत के बोझ को कम करता है, नहीं सर, ये आपका ऑडिटिंग का लाभ नहीं है। यह त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाता है, ये भी अंकेक्षण का लाभ है। तो जो पहला, दूसरा और चौथा लिखा है ये ऑडिटिंग के बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कहना है कि ऑडिटिंग से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, नहीं। क्यों नहीं? ये तो बड़ा सिंपल है कि आप अगर ऑडिट कराओगे तो 20, 25, 30 हज़ार रुपया, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, लाखों रुपए में भी फीस होती है, पर एक 20-30 हज़ार से तो शुरू ही होती है। आप उतना खर्चा करोगे, ऑडिट सीए को आप पैसा दोगे तो ये आपकी लागत को बढ़ाएगा। इसीलिए कहीं कहीं तो कहने वाले ये कहते हैं कि अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटिंग जो है वो अनिवार्य है, और जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग है, वो विलासिता है, वो लग्जरी है। हालांकि ये बात सही नहीं है, कई जगह ऑडिट कराना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, बट दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट। बट ये है कि ऑडिट अगर होगी तो फ्री में तो नहीं होगी, सीए आएगा तो पैसे तो लेगा ही लेगा, फीस तो लेगा ही लेगा, रेम्यूनरेशन लेगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये आपका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंकेक्षण किसके हितों की रक्षा करता है? तो आप तो एग्जाम में चाहेंगे कि सारे ही ऐसे लड्डू क्वेश्चन आए, पर फिर भी अंकेक्षण किसके हितों की रक्षा करता है? ऑडिटिंग सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द। मैं एक यही है सलाह दूंगा हिंदी मीडियम वालों को, वो इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन पढ़ें। ऑब्वियस ही बात है, उनको हिंदी में आ जाता हुआ क्वेश्चन तो वो सोचते होंगे इंग्लिश में क्यों पढ़ना, पर इंग्लिश पढ़ने से उनके थोड़ी थोड़ी सी वोकेबलरी मजबूत होगी, जो आगे बहुत आपको काम आएगी। मार्क माय वर्ड, ये आपको बहुत काम आएगा। खैर, अंकेक्षण मालिक के हितों की रक्षा करता है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो संस्था का स्वामी है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी राजस्थान में फैक्ट्री है, राजस्थान में ऑफिस है, खुद व्यक्ति बेंगलोर बैठा है, तो अब वो बार बार तो देखो आएगा नहीं डे टू डे ऑपरेशंस को देखने के लिए, या रिजल्ट्स को देखने के लिए, या एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। तो वो के पास क्या सहारा है? वो उसके पास ऑडिटर का ही सहारा है। ऑडिटर के माध्यम से ही वो कहें विश्वास कर सकता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, मेरी कंपनी फैक्ट्री ढंग से चल रही है या नहीं। तो ये मालिकों के हितों की रक्षा करता है। जो लेनदार होते हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे कुछ लोग कह लें कि मैनेजमेंट के लोग ख़राब नीयत वाले होते हैं, वो पैसा उठा लेते हैं बाज़ार से, उसको बहुत मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, पर्सनल यूज़ करते हैं, और बहुत गलत तरीके से कंपनी चलाते हैं। तो जिन्होंने पैसा दिया था, जो लैंडर्स थे, क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने माल दिया था या पैसा दिया था, तो उनका पैसा खतरे में आ जाता है उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से। तो ऑडिटिंग को भी सेफगार्ड करता है कि ऑडिटिंग, अगर ऑडिटर ईमानदार है, तो ये सारी बातें अपन मान के चल रहे हैं कि ऑडिटर ईमानदार है। अगर ऑडिटर अपना काम ढंग से करेगा तो उसके पास वो टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, जिनसे वो गलतियाँ या कहें फ्रॉड, गलतियों से भी ज़्यादा कहें फ्रॉड्स को पकड़ लेता है, और इससे थोड़ा सा क्रेडिटर सेफ महसूस करते हैं। निवेशक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि कंपनी कल्चर में पब्लिक, जो आम जनता होती है, वो पैसे लगाया करती है किसी कंपनी में, और ये लोग तो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैनेजमेंट जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, मान लीजिए 5 लोग होते हैं, वो चलाते हैं। तो अब ये 5 लोग कंपनी को सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, उनका पैसा सेफ है या नहीं, तो ये सब को कौन देखेगा, इन सबको कौन चेक करेगा? इनमें तो देखो शेयर होल्डर्स की इतनी हैसियत तो नहीं होती कि भाई वो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हिसाब किताब की मांग कर लें। ऑल्दो मालिक कहलाते हैं, बट वो नाम मात्र के मालिक होते हैं। किसी के पास 10 शेयर होंगे, किसी के पास 100 शेयर होंगे, उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है। तो ऑडिटर ही उनके पास एक ज़रिया है, ऑडिटर ही एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ एक और एमसीक्यू बन गया कि ऑडिटर जो होता है वो एक तरह से शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मेक श्योर करता है कि सब कुछ सही चल रहा है। और सब कुछ सही चल रहा है में 2 ही सेंस होते हैं। पहला कि आपका P&L जो लाभ हानि दिखा रहा है वो सही है, कितना है उससे मतलब नहीं, और बैलेंस शीट जो दिखा रही है वो आपकी सही असेट्स और लायबिलिटीज दिखा रही है, और आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं, ये बात ऑडिटर उनको आश्वस्त करता है। तो एक तरह से
ये उनके हितों की रक्षा करता है। अगर नहीं है ये सब कुछ, मतलब P&L गड़बड़ है, बैलेंस शीट गड़बड़ है, तो वो ये भी रिपोर्ट करता है कि गड़बड़ चल रहा है। तो एक तरह से ऑडिटर एक तरह से डॉक्टर का रोल अदा करता है, जो सही जानकारी की बताता है पेशेंट के घर वालों को पेशेंट के बारे में, या एक पुलिस वाले की तरह होता है जो एक सही इन्वेस्टिगेट करता है और क्राइम के बारे में सही जानकारी देता है जुडिशरी को या विक्टिम के परिवार वालों को। होप एक सरल से क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा समझाया, बट आपको ठीक लगा होगा। वेल, लाभ वास्तविक से कम दिखाने का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होता है, खातों में छेड़छाड़ की जाती है, हेर फेर किया जाता है, तो लाभ कम क्यों दिखाया जाता है? प्रतियोगियों को धोखा देने के लिए बिल्कुल ये पर्पस होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम जब अपने लाभों को, कंपनीज़ को क्या होता है, कंपनीज़ को अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होते हैं कुछ कंपनीज़ को। तो जब वो अकाउंट्स छापते हैं और पब्लिश होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लाभ प्रकट होते हैं, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर नए नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका हमारा प्रॉफिट देख के या कंपनी का प्रॉफिट देखकर उनको लगता है अरे यार इस धंधे में तो इतना मार्जिन है। जैसे मान लीजिए कभी एडटेक कंपनीज चलना शुरू हुई थी, जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला के ऑनलाइन कोर्सेज बेचती थी, तो उसको देख के या कुछ कंपनीज के मुनाफे को देख के बहुत सारे एडटेक प्लेयर्स आ गए। तो ये हमेशा का नियम होता है कि जहाँ पे भी कहें मलाई या मीठा दिखता है तो वहाँ आ ही जाते हैं मक्खी मच्छर। मक्खी मच्छर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को धोखा देने के लिए या डिसीव करने का एक तरीका ये है कि आप अपने लाभों को बहुत कम दिखाओ, ताकि आपको अननेसेसरी कंपटीशन ना फेस करना पड़े। करों से बचने के लिए ये तो बहुत एक तरीका है ही है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को, 25%, कुछ कंपनी को 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो ये भी, इसीलिए भी लाभों को कम दिखाया जाता है। और लाभांश की कम दर को सही ठहराने के लिए कई बार क्या होता है, कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा रखना चाहती है। क्योंकि वो ग्रोथ के लिए पैसा रखना चाहती है तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब मान लो कि अगर आप पहले 10-12% डिविडेंड देते रहे हों और इस साल आप डिविडेंड 6% ही देते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि शेयर होल्डरों में असंतोष होगा। वो कहेंगे कि इतना कम कैसे है, तो फिर आप कहोगे सर लाभ ही कम हुआ इसलिए लाभांश कम हुआ। तो मतलब प्रॉफिट अगर छेड़छाड़ करके प्रॉफिट को कम दिखाया जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और टैक्स के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा, तो लाभांश भी कम देना पड़ेगा। तो आप शेयर होल्डर्स को समझा सकते हो कि सर लाभ ज़्यादा हुआ ही नहीं था तो हम लाभांश ज़्यादा कैसे देते। तो इसीलिए कई संस्थाएं जितना कमाती हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी 10 करोड़ कमाता है और केवल मान लीजिए कि 3 करोड़ ही डिस्क्लोज करता है कि 3 करोड़ ही कमाया, तो उससे इसके तीनों पर्पज सॉल्व हो गए। ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं घुसेंगे मार्केट में, टैक्स भी अब आपको 3 करोड़ पे देना पड़ेगा, और डिविडेंड भी फिर बचे कुचे 3 करोड़ के बाद जो 2.5 करोड़ के आसपास बचेगा उसी में से डिविडेंड दिया जाएगा। तो कम रेट को भी आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो मैं नहीं कह रहा आपको ये करना चाहिए, लेकिन क्यों किया जाता है के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, ऑल ऑफ द वर्ड्स का बिल्कुल सही है, ये इन सभी वजहों से प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लाभ को वास्तविक लाभ से अधिक दिखाना कहलाता है संपत्ति का गबन, श्रम का गबन, सुविधाओं का गबन या खातों में हेरफेर। तो इसे कहते हैं खातों में हेरफेर। लाभों को कम दिखाना या लाभों को ज़्यादा दिखाना, इसे खातों में हेरफेर या मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। संपत्ति का गबन आप बहुत सिंपल इजीली समझते हो कि मान लीजिए कंपनी की कार है या एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की कार या जीप है, उसे एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करे, 5 दिन घूमने के लिए निकल जाए। श्रम का गबन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई संस्था है, कोई संस्था में कोई श्रमिक कार्य करता है, उस श्रमिक से आप अपने घर का काम करवाओ। ठीक है, कोई बॉस है, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, और उस बैंक में ऑब्वियस सी बात है एक मैनेजर साहब होते हैं और एक पियोन लेवल का बंदा भी काम करता है। उस पियोन को आप बोलो कि ना तेको तनख्वाह तो मिलती रहेगी, तेको हमारे घर भी काम करना पड़ेगा, या आज तू बैंक की छुट्टी कर, घर पे जाके सफाई कर। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ बैंक मैनेजर क्या कर रहा है, श्रम का गबन कर रहा है, क्योंकि वो पैसा तो उठवा रहा है संस्था से और काम ले रहा है पर्सनल। सुविधाओं का गबन यही बहुत ईजी है, आप ऑफिस के कंप्यूटर से खुद का काम चला रहे हो, ऑफिस का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, और ये तो ऐसा है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि गबन है, बट ये है। अगर आप संस्था का टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, संस्था का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, नेट यूज़ कर रहे हो, या प्रिंट आउट निकाल के ले जा रहे हो, तो ये सब सुविधाओं का गबन कहलाता है। और लाभों को कम दिखाना या ज़्यादा दिखाना खातों में हेर फेर की श्रेणी में आता है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंकेक्षण के कार्यों में शामिल है, यानी जो ऑडिटर है वो क्या कार्य करता है, वो व्यवस्था एवं क्रियाविधि का पुनरावलोकन करता है,
वो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को देखता है। तो बिल्कुल जैसे ही उसको इंगेज कर लिया जाता है, जैसे ही उसे ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाता है, तो वो प्लानिंग, ऑडिटर प्लानिंग बनाता है, वो अगली वीडियो में आएगा। तो ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले वो देखता है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, सेल कैसे होती है, पैसे कैसे लिए जाते हैं, ऑर्डर बुक कैसे रखी जाती है, वो सारे सिस्टम देखता है। इसके अलावा वो आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का पुनर्लोकन करता है। तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर पूरा चैप्टर है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, छोटे छोटे चेक्स या छोटे छोटे तरीके रखे जाते हैं ताकि सिस्टम स्मूथली चले, सारी चीज़ें बिल्कुल ईजीली आराम से चले। उसके लिए जो नियंत्रण रखा जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर ये भी जाके देखता है कि संस्था में इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज़ है भी या बस सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है, तो वो इसको भी जाके देखता है। इसके अलावा वो लेखांकन के सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करना, वो ये भी देखता है कि आपके जो डबल एंट्री सिस्टम के डेबिट क्रेडिट के नियम होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो क्लासिफिकेशन होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ के जो रूल होते हैं, उन सबको फॉलो संस्था में किया भी जा रहा है या नहीं, तो ये भी इसका कार्य है। तो ऑडिटर ये सारे कार्य करता है, वो इन तीनों चीज़ों को जाके देखता है। वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, उससे थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। हम कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब कुछ ना करें तो पढ़ाई तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।